नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। पंजाब पुलिस बीते 5 दिनों से वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए राज्य भर में तलाशी अभियान चला रही है। अब तक इस मामले में 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस ने अब तक ऐसी तमाम गाड़ियां और हथियार बरामद किए हैं जिनका संबंध अमृतपाल से बताया जा रहा है। इनमें वह मर्सिडीज कार भी शामिल है जिसे अमृतपाल सिंह इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ ही पुलिस ने उस ब्रेजा गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है जिससे अमृतपाल सिंह कथित रूप से भागने में सफल हुए थे। पंजाब पुलिस इस मामले की अलग अलग कोणों से जांच करने की कोशिश कर रही है। इनमें वित्तीय एंगल के साथ साथ विदेशी शक्तियों की भूमिका आदि शामिल है, लेकिन अब तक पुलिस को ये पता नहीं चल पाया है कि अमृतपाल इस समय कहां है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम बुधवार को अमृतपाल सिंह के अमृतसर स्थित आवास पर पहुंची। खबरों के मुताबिक पुलिस ने अमृतपाल सिंह की पत्नी और मां किरणदीप सिंह के साथ पूछताछ की। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पिछले 24 घंटों में लुकआउट नोटिस और गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके साथ ही अमृतपाल सिंह और उनके 5 सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। BBC में छपी खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस के IG सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस के साथ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक SSP स्वर्णदीप सिंह ने बताया है कि अमृतपाल सिंह जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर भागा था उसे बरामद कर लिया गया है। इस मामले में 78 लोगों को पहले दिन गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दूसरे दिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे दिन 2 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। इन सब पर राज्य में शांति भंग करने का आरोप है। अमृतपाल फरार होने के लिए कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही अमृतपाल की भागने में मदद करने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें दलजीत सिंह कालसी भी शामिल है, जिन्हें वारिस पंजाब दे का फाइनेंशियर बताया जा रहा है। इसके साथ ही अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार करके असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल ही वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने कहा, पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बात कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कानून के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें पकड़ा गया है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भगवंत मान ने पंजाब के अमन चैन को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि देश के खिलाफ राज्य में पनप रही किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा पंजाब के लिए है। इसके साथ ही भगवंत मान ने अमृतपाल सिंह के मामले को देश के खिलाफ साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि नफरत फैलाने वाले सभी पकड़े गए हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान एक बार भी अमृतपाल सिंह या वारिस पंजाब देश संगठन का नाम नहीं लिया। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पंजाब सरकार के लिए दिक्कतें पैदा हो रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि अगर 80,000 पुलिसकर्मियों के रहते हुए अमृतपाल भाग गया है तो यह खुफिया तंत्र की बड़ी चूक है। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाब विधानसभा में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार पर आरोप लगाया। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से राज्य और केंद्र सरकार के 2 मकसद हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, केंद्र की मंशा संसद में इसके जरिए अडानी मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना था। मीडिया इसे दिखा रहा है, वे अन्य सभी मुद्दों को भूल गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लंदन में जो हुआ, हमारे झंडे का अपमान किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। बाजवा ने कहा, हमारा यह गंभीर आरोप है कि भगवंत मान केंद्र के हाथों का मोहरा बन गए हैं। बाजवा ने कहा, अगर अमृतपाल को गिरफ्तार करना था तो उनके घर से ही उन्हें पकड़ा जा सकता था। उसके साथ 30-40 आदमी थे, लेकिन जालंधर जिले के शाहकोट लाकर उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। जालंधर उपचुनाव का फायदा उठाने के लिए भगवंत मान ने केंद्र के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनका उद्देश्य जालंधर उपचुनाव जीतना था। बाजवा के मुताबिक दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की बरसी पर तोड़फोड़ करने के लिए 18 तारीख को चुना गया। इसी तारीख को इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे श्रमिक, छात्र और बहुत से लोग प्रभावित हुए। अगली खबर बिहार से है। दैनिक अखबार में छपी खबर के मुताबिक चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने को लेकर
सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एस.एन. प्रसाद व जस्टिस एस. चांद की अदालत ने सीबीआई से जानना चाहा कि जब इससे संबंधित सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की अपील लंबित है तो मामले की खंडपीठ में कैसे सुनवाई हो सकती है। इस पर सीबीआई से अदालत ने जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया कि फिलहाल इस मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील एकल पीठ में लंबित है। बता दें कि सीबीआई ने देवघर कोषाधार से अवैध निकासी मामले में निचली अदालत में लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव उच्च स्तरीय षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी करते हुए देवघर कोषागार से बड़े पैमाने पर निकासी से संबंधित मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। इसके अलावा उन्हें डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में भी दोषी ठहराया गया। मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। यह निकासी 1990 से 1995 के बीच की गई थी। रही बात चारा घोटाले की, तो इसे बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला करार दिया गया था। बात 1996 की है, जब राज्य के पशुपालन विभाग में 950 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। चारा घोटाले में 3 मामले हैं और तीनों में लालू यादव आरोपी हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक 20 मार्च 2020 वह तारीख थी जब भारत में आखिरी बार किसी को फांसी दी गई। 2012 के जघन्य अपराध में निर्भया कांड के 5 दोषियों को सजाए मौत मिली। मौत की सजा हो या नहीं, इस पर भारत ही नहीं दुनिया भर में बहस होती रही है। कई देशों ने मौत की सजा खत्म कर दी। अपने यहाँ भी एक्टिविस्ट फांसी को खत्म करने की मांग करते हैं। मौत की सजा पाए अपराधियों को गले से लटका कर मारने की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में सही ठहराया था। 4 दशक बाद देश की सबसे बड़ी अदालत उस फैसले की समीक्षा करने जा रही है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने एक पीआईएल में लगाई गुहार सुन ली। सीजेआई ने कहा कि मौत देने के ऐसे तरीकों पर स्टडी होनी चाहिए जिनमें कम दर्द हो। यह डेटा संविधान पीठ के सामने रखा जाएगा, जो आगे 1983 वाले फैसले की समीक्षा करेगी। अब सवाल उठता है कि 1983 से पहले भारत में मौत की सजा किस तरह दी जाती थी। सजाए मौत का कानूनी इतिहास सदियों पुराना है। बेबीलोन के राजा हम्मुराबी के समय 1750 ईसा पूर्व अपराधियों को मौत की सजा देने का कानून मिलता है। हम्मुराबी विधि संहिता दुनिया का सबसे पहला पेनल कोड मानी जाती है। इसमें 25 तरह के अपराधों के लिए मौत की सजा देने के प्रावधान थे। ईसा से 7 सदी पहले एथेंस में हर अपराध के लिए मौत की सजा दी जाती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मौत की सजा ऐसी होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो। सजाए मौत के लिए अपराधी को ईसा मसीह की तरह क्रूस पर लटका दिया जाता था। कुछ सभ्यताओं में पीट पीट कर मार देने का चलन था। जिंदा जला देने या अंग काट काट कर अलग करके मौत की सजा दी जाती थी। 10वीं सदी आते आते फांसी का चलन भी बढ़ने लगा। वक्त के साथ मौत की सजा ने विभत्स रूप ले लिया। 16वीं सदी में इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने करीब 72,000 लोगों को मौत की सजा सुनाई। उस वक्त खौलते पानी या तेल में डालने, फांसी, सिर काटने, हाथ पैर खींचकर मारने जैसे तरीके अपनाए जाते थे। ब्रिटेन उस वक्त अपनी ताकत के चरम पर था। अधिकतर दुनिया उसके नियंत्रण में थी। वहाँ के कानून गुलाम देशों में और कड़े हो जाते थे। मौत की सजा के बर्बर तरीकों के खिलाफ आवाज़ें उठी तो ब्रिटिश कानून बदले जाने लगे। एक वक्त जहाँ 200 से ज़्यादा अपराधों के लिए मौत की सजा दी, उन्हें 19वीं सदी तक 100 से ज़्यादा की कटौती कर दी गई। 20वीं और 21वीं सदी में मौत की सजा के खिलाफ आवाज़ और तेज हुई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 150 से ज़्यादा देशों ने मौत की सजा खत्म कर दी है। 1980 के बच्चन सिंह मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुर्लभ से दुर्लभतम का सिद्धांत रखा। 4 के मुकाबले 1 के मत से संविधान पीठ ने मौत की सजा की वैधता बरकरार रखी। यह भी कहा कि मौत की सजा उन्हीं मामलों में दी जाएगी जो दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आते हों। दीना बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 1983 को फैसला सुनाया था। तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस R.S. पाठक और जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी की बेंच ने सीआरपीसी की धारा 354(5) को सही ठहराया था। इसी में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा होगी, जो उसे मृत्यु होने तक गर्दन से लटकाए रखा जाएगा। बाद में मौत की सजा कम मामलों में दी जाने लगी। तो आइए आपको बताते हैं कि 21वीं सदी में भारत में किन्हें दी गई फांसी।
सबसे पहले धनंजय चटर्जी 15 अगस्त 2004 को फांसी दी गई। 14 साल की बच्ची से रेप और हत्या के लिए इन्हें मौत की सजा दी गई थी। इसके बाद अजमल कसाब 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी दी गई। मुंबई में 2008 आतंकी हमले में कई लोगों की हत्या के लिए सजाए मौत दिया गया। इसके बाद मोहम्मद अफजल 8 फरवरी 2013 को मोहम्मद अफजल को फांसी दी गई। मोहम्मद अफजल को संसद भवन पर हमले में भूमिका के लिए मौत की सजा दी गई। इसके अलावा याकूब मेमन जिन्हें 30 जुलाई 2015 को फांसी दी गई। याकूब मेमन के ऊपर 1993 में मुंबई बम धमाकों में रोल के लिए सजाए मौत सुनाई गई। इसके बाद मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को 2012 में निर्भया के बर्बर रेप और हत्या के लिए उन्हें सजाए मौत दी गई। अब आपको बताते हैं कि भारत में सजाए मौत पर क्या कानून है। अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता IPC के जरिए कानूनी व्यवस्था में सजाए मौत को शामिल किया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC में हत्या के लिए मौत की सजा का प्रावधान था। स्वतंत्रता के बाद कानून में कई बदलाव हुए। आज की तारीख में हत्या, नाबालिग या विक्षिप्त को हत्या के लिए उकसाने, विद्रोह, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, रंगदारी के लिए अपहरण, बलात्कार जिसमें मौत हो जाए, नाबालिग से बलात्कार, डकैती में हत्या जैसे अपराधों के लिए IPC में मौत की सजा का प्रावधान है। IPC से इतर भी कई कानूनों में मौत की सजा का प्रावधान है। इनमें आर्मी एक्ट, असम राइफल एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, कोस्ट गार्ड एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एक्ट, NDPS एक्ट आदि शामिल है। भारत में नाबालिगों और मानसिक रूप से विक्षिप्तों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। इस मामले में CGI चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछा कि क्या 1983 के बाद मौत के तरीकों पर कोई स्टडी हुई है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान फांसी के विकल्प में फायरिंग स्क्वाड को खारिज कर दिया। इसके अलावा सजाए मौत के लिए जहरीला इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर पर भी विचार नहीं किया जाएगा। वहीं अगली खबर दिल्ली NCR में आए भूकंप से जुड़ी है। दिल्ली NCR में मंगलवार रात 10:19 पर तेज भूकंप महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा। झटके इतने तेज थे कि लोग घबरा कर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके दिल्ली समेत उत्तराखंड, पंजाब में भी महसूस किए गए। हर जगह अफरा तफरी का माहौल रहा। 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं राजधानी दिल्ली में बुधवार की शाम करीब 4:42 पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी भूकंप महसूस हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।